सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार, आज इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन वर्ड आपने हो सकता है सुना हो सकता है ना भी सुना हो। अगर आपने सुना है, आप जानते हैं एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब है, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ एक्स्ट्राडिशन को लेकर क्या कहता है, कैसे केसेस हमारे सामने आए, हमने इंटरनेशनल लॉ में उसे कैसे डील किया, और भी जो भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं, इस वीडियो में वो कवर हो जाएगी। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो और शुरू करते हैं अपना टॉपिक एक्स्ट्राडिशन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है एक्स्ट्राडिशन की, इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम चलो पढ़ते नहीं है, पहले सिर्फ इतना पूछो अपने आप से कि आपने जहाँ भी न्यूज़ में सुना है, कहीं किसी भी केस से रिलेटेड सुना होगा एक्स्ट्राडिशन, इसमें आपको इतना पता होगा कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब है एक देश दूसरे देश को जब कोई व्यक्ति सौंपता है। अब व्यक्ति सौंप रहा है, क्यों सौंप रहा है, क्या ट्रीटी है, क्यों उसको, क्या कंपलसरी है, क्या नहीं है, वो आगे की बातें हैं। लेकिन एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये है जब एक स्टेट रिक्वेस्ट करता है दूसरे स्टेट से कि हमें ये पर्सन का आप इसको भेज दीजिए हमारे देश में, क्योंकि बिना परमिशन, बिना रिक्वेस्ट करे तो वो भेजेगा नहीं। ठीक है। और आप वहाँ से ला नहीं सकते हो क्योंकि दूसरा नेशन है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद किसी का एक्स्ट्राडिशन होगा। अब आपने एक्स्ट्राडिशन बहुत सारे केसेस में सुना हो सकता है, इंपॉर्टेंट केसेस भी इसमें मैंने कवर करे हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। एक्स्ट्राडिशन इज द प्रोसेस बाय विच वन स्टेट सरेंडर्स एन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन टू अनदर स्टेट फॉर ट्रायल और पनिशमेंट। सबसे पहली कंडीशन ये है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सरेंडर करेगा। किसका क्या होगा वो, या तो अक्यूज्ड होगा या फिर कन्विक्टेड पर्सन होगा। अब अक्यूज एंड कन्विक्टेड में क्या डिफरेंस है ये सुन लीजिए। अक्यूज्ड का मतलब है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लग सकते हैं, तो एलिगेशन ही लगे हैं तो वो अक्यूज्ड है। अगर उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने कन्विक्ट कर दिया, उसके ऊपर जो जांच बैठाई, जो भी प्रोसेस चला, उसके बाद सिद्ध हो गया कि इसने ये काम किया था, ये एक्ट किया था, क्राइम किया था, तो वो हो गया कन्विक्टेड। तो इन दोनों ही सिचुएशन में कोई भी वो पर्सन हो सकता है, या अक्यूज्ड या फिर कन्विक्टेड, और उसको वो अनदर स्टेट को सौंप देगा। किस लिए? फॉर ट्रायल और पनिशमेंट, कि हम इसका ट्रायल चलाना चाहते हैं अपने देश में या फिर इसको हम पनिश करना चाहते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं हम एक्स्ट्राडिशन। ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑब्लिगेशंस और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। रेसिप्रोकल मतलब हम दोनों देश, कोई भी हो सकता है, कोई भी दो कंट्रीज़ अग्री हो जाए कि हम भी, अगर आपके देश में ये सिचुएशन होती है किसी व्यक्ति को लेके, तो उसको आपको सौंप देंगे, और सेम सिचुएशन में आप भी, अगर हमारा देश का व्यक्ति कोई आपके देश में छुप जाए तो उसको आप हमें सौंप देना। ये हो गए रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, और अगर ट्रीटी बनी हुई है तो वो हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए, एक्स्ट्राडिशन के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे एक्स्ट्राडिशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, असाइलम होता है। ठीक है। एक होता है माइग्रेंट, इमिग्रेंट, असाइलम सीकर भी एक वर्ड होता है, रेफ्यूजी एक वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऑल्दो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि इन सारे बड़े बड़े जो टर्म्स हैं ना, इनमें डिफरेंस क्या होता है, किसको हम असाइलम कहेंगे, किसको हम असाइलम सीकर कहेंगे, किसको हम रेफ्यूजी कहेंगे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अभी समझते हैं एक्स्ट्राडिशन और असाइलम में क्या डिफरेंस है। देखो, एक्स्ट्राडिशन में क्या हो रहा है कि एक देश एक व्यक्ति को सौंप रहा है दूसरे देश को। ठीक है। असाइलम में क्या हो रहा है कि एक देश दूसरे देश के व्यक्ति को शरण दे रहा है। मतलब एक में तो वो अपने देश से भगा रहा है, और एक में वो अपने देश का ही उसको एक सिटीजनशिप दे रहा है, या फिर एक किसी भी ट्रीटी के तहत, या फिर जो भी उसने अरेंजमेंट करे हैं उसके तहत उसको रहने की परमिशन दे रहा है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है सरेंडिंग अ क्रिमिनल फ्यूजिटिव टू अनदर स्टेट, बिल्कुल। असाइलम का मतलब होता है ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू अ पर्सन फ्लीइंग प्रोसिक्यूशन। तो उसको क्या कर दिया हमने, क्योंकि उसको अपने देश में खतरा है, कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए हमने उसको प्रोटेक्शन दे दी अपने देश में। तो इसका मतलब ये होता है कि वन एक्सक्लूड्स द अदर। इसका मतलब है अगर एक होगा, अगर एक्स्ट्राडिशन होगा तो असाइलम नहीं हो सकता, और असाइलम होगा तो एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट से पढ़ेंगे और समझते चलते हैं। ठीक है। द टर्म एक्स्ट्राडिशन डिनोट्स द प्रोसेस वेयर बाय अंडर ट्रीटी और अपॉन अ बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो हम देख चुके हैं, वन स्टेट सरेंडर टू अनदर स्टेट एट इट्स रिक्वेस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस committed against the law of the requesting state
सच रिक्वेस्टिंग स्टेट बीइंग कॉम्पिटेंट टू ट्राई द एलिजिड ऑफेंडर। ठीक है, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे एक्स्ट्राडिशन का एक मान लीजिए 2-3 मार्क्स में आता है या फिर 5 नंबर में आता है या फिर बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको शुरू करना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यही जाएगा। ठीक है, नॉर्मली द एलिजिड ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद इन द टेरिटरी और abroad a ship flying the flag of the requesting state and normally it is within the territory of the surrendering state that the alleged offender has taken refuge। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक देश तभी दूसरे देश को कोई व्यक्ति सौंपेगा जब वो उसको बताए कि हाँ देखो इसने ना हमारे देश में ये क्राइम किया था, और कैसे, या तो हमारी टेरिटरी में किया था या फिर किसी शिप में किया था जिस शिप का जो फ्लैग है, क्योंकि उसी से उसका नेशनैलिटी पता चलती है। नेशनैलिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं कि एक पर्सन की नेशनैलिटी और एक शिप की नेशनैलिटी में क्या डिफरेंस आता है। वो सारी चीज़ें मैंने नेशनैलिटी वाले में कवर करी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि या तो उसने आपकी टेरिटरी में क्राइम किया है या ऐसे शिप में उसने क्राइम किया है जिसके ऊपर आपके देश का फ्लैग था, रिक्वेस्टिंग स्टेट के देश का। ठीक है, तभी तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो हमारी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, हमें ये व्यक्ति सौंप दो। ठीक है, और वो जो नॉर्मली इट इज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ द सरेंडिंग स्टेट। अब वो कहाँ जा चुका है? सरेंडिंग स्टेट की टेरिटरी में जा चुका है, इसीलिए क्या होगा, आप उसे सौंपो। क्योंकि अगर उसी की रिक्वेस्टिंग स्टेट की पावर होती उसको लाने की, तो वो रिक्वेस्ट क्यों करता? ठीक है ना, वो तो चुपचाप से जाके ले आता, पुलिस भेजता, मिलिट्री भेजता, कुछ भी करता है, ले आता, लेकिन उसकी वहाँ पावर नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसमें आप समझते हैं इसके एसेंशियल्स के बारे में। एसेंशियल्स कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्राडिशन इज मेड थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल 2 कंडीशंस एज अ रूल रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन? पहला, देयर मस्ट बी एन एक्स्ट्राडिटेबल पर्सन, मतलब वो पर्सन एक्स्ट्राडिटेबल हो, एक्स्ट्राडाइट करने के एबल हो। क्या होता है समझिए आगे। एंड सेकेंड इज देयर मस्ट बी एन एक्स्ट्राडिशन क्राइम, जो क्राइम हो वो ऐसा हो कि एक्स्ट्राडिशन उसमें पॉसिबल हो। दोनों चीज़ें समझेंगे अच्छे से। ठीक है, 2 हैं इसके एसेंशियल्स, पर्सन और क्राइम। ठीक है, सबसे पहले पर्सन कि एक्स्ट्राडिटेबल पर्सन होता क्या है। ठीक है, ज़रा इस वीडियो को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। तो एक्स्ट्राडिटेबल पर्सन क्या होगा? देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टेट प्रैक्टिस टू द इफेक्ट दैट द रिक्वेस्टिंग स्टेट मे ऑब्टेन सरेंडर ऑफ इट्स ओन नेशनल और नेशनल ऑफ अ थर्ड स्टेट। पर्सन एक्स्ट्राडिटेबल तभी होगा जब जो स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है और जिस व्यक्ति की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो व्यक्ति या तो उसी देश का नेशनल हो जो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, अपने नेशनल को तुम वापस मांगेंगे, या फिर वो किसी तीसरे देश का नेशनल हो। अब दूसरा देश कहाँ गया फिर? एक तो वो खुद और एक तीसरा देश। दूसरा मतलब ये है कि जिस कंट्री से रिक्वेस्ट की जा रही है वहाँ का वो नेशनल नहीं होना चाहिए। अगर वो वहीं का नेशनल है तो अपना नेशनल्स को कोई क्यों सौंपेगा दूसरे देश को, लॉजिकली। ठीक है ना, तो इसका मतलब या तो अगर इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है मान लो यूएसए से कि आप ये वाला जो पर्सन है ये हमें सौंप दो। ठीक है, तो हम दिखाएंगे ना कि देखो ये जो पर्सन है ये इंडिया का नेशनल था, या फिर ये अगर यूएस से कर रहे हैं तो ना वो इंडिया का नेशनल है ना वो यूएस का नेशनल है। हम कहेंगे देखो ये पाकिस्तानी नेशनल था और इसने हमारे यहाँ आके ऐसा ऐसा क्राइम किया है और ये क्राइम है, इसलिए आप हमें सौंप दो। तो या तो वो उसका खुद का नेशनल होगा या फिर किसी थर्ड स्टेट का नेशनल होगा। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। बट मैनी स्टेट यूजुअली रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिशन ऑफ देयर ओन नेशनल्स, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हु हैव टेकन रेफ्यूज इन द देयर टेरिटरी ऑल्दो एज बिटवीन स्टेट्स। अगर किसी ने एब्सोल्यूट रेसिप्रोसिटी को मानते हैं कि भाई बिल्कुल कोई भी हो आपके देश में क्राइम करके भागा, हम तो सौंप देंगे चाहे वो हमारे देश का ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें चलती है। अदरवाइज अपने नेशनल को कोई भी नहीं सौंपता है। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं और अब आता है एक्स्ट्राडिशन क्राइम्स। अब किन किन क्राइम में एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है वो समझ लेते हैं। जनरली स्टेट एक्स्ट्राडाइट ओनली फॉर सीरियस क्राइम होना चाहिए। अब सीरियस कैसे पता चलेगा? या तो वो पॉलिटिकल क्राइम हो या फिर मिलिट्री ऑफेंस हो या फिर रिलीजियस ऑफेंस हो। अगर वो ऐसे क्राइम हैं तो इनमें एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग नहीं चलती। नो नो नो। ठीक है, इनमें ऑफेंस इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आने चाहिए, तभी उसका एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है। अब क्यों नहीं आने चाहिए वो ज़रा लॉजिकली समझ लीजिए कि देखो पॉलिटिकल क्राइम कुछ भी हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है कि भाई इसने, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल क्राइम कहाँ से शुरू होता है? पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स मीन्स अपनी ही पार्टी में उसने कुछ करके चला गया कहीं, क्योंकि पता है कि ये मेरी पार्टी वाले रूलिंग पार्टी है और ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, या फिर कुछ भी बातें हो सकती है। पॉलिटिकल क्राइम में अगर कोई चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो हो गया, वो इसमें कवर नहीं होता एक्स्ट्राडिशन में।
उसको तो लोग शरण दे देते हैं अपने देश में, क्योंकि वो वहाँ का ऑपोजिट पार्टी वाला होता है, तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चलता है, ठीक है। सेकंड इज़ मिलिट्री ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि पता ही नहीं है मिलिट्री ऑफेंसेस में हर किसी के बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लाइन्स होती है। कैसे कि वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठानी है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो भी जनरल पब्लिक को मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो उन्हें नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर किसी ने बोल दिया मिलिट्री ऑफेंस लग गया तो वो दूसरे देश में हो सकता है ना माना जाए, ठीक है। और अगर आपका वो पड़ोसी देश है, क्योंकि भाग के तो कोई पड़ोसी देश में ही जा सकता है, अगर वहाँ जाएगा तो उसको तो फ़ायदा है अगर मिलिट्री का पर्सन उसे मिल गया, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अपना देश इसे छोड़ेगा नहीं, तो वहाँ के जो सीक्रेट्स हैं वो एनिमी कंट्री को बता सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं। एंड तीसरा है रिलीजियस ऑफेंसेस, जो कि बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। रिलीजियस ऑफेंस आज कुछ है, कल किसी और चीज़ों में भावना भड़क जाएगी, तो ये चीज़ें डिफाइन नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों में एक्स्ट्राडिशन नहीं होता, ठीक है। मतलब जनरली नहीं होता, करने वाले अगर एब्सोल्यूट है तो फिर कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एज रिगार्ड द कैरेक्टर ऑफ द क्राइम, मोस्ट स्टेट्स फॉलोज द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। अब ये क्या चीज़ें होती है, देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर वो जो क्राइम करके भागा है जिसको हम मांग रहे हैं, ऐसा कुछ क्राइम है जो कि दोनों ही कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज है, पता है भाई मर्डर करके भागा है, दोनों कंट्रीज़ मानती है कि मर्डर वाले को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए, तो दोनों कंट्रीज़ के लिए सेम है, वो बिल्कुल ईजिली एक्स्ट्राडाइट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ बोथ ऑफ द स्टेट। कौन सा स्टेट? जिसने असाइलम दी है एंड ऑफ द रिक्वेस्टिंग स्टेट, ठीक है ना। तो ये दोनों ही स्टेट के अगर रूल्स में वो क्राइम पनिशेबल है तो बहुत ईजी हो जाता है एक्स्ट्राडिशन, और उसे ही एक्स्ट्राडिशन हम मानते हैं कि एक्स्ट्राडिशन वाला क्राइम है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब देखो, अ फर्दर प्रिंसिपल समटाइम्स अप्लाइड इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। यहाँ पे क्या चलता है कि द रिक्वेस्टिंग स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट ऑफ रेफ्यूज टू ट्राई और पनिश द ऑफेंडर फॉर एनी अदर ऑफेंस देन दैट फॉर विच ही वॉज एक्स्ट्राडाइटेड। इसका मतलब ये है कि जब भी मान लीजिए इंडिया को किसी कंट्री से कोई पर्सन चाहिए, ठीक है, मान लो विजय माल्या चाहिए, वो तो चाहिए, तो इंडिया ने एप्लीकेशन दी होगी यूके को। अब यूके एप्लीकेशन में सारी चीज़ें होगी कि ये पर्सन है, हमारा ये नेशनल कैसे था, और हम इस पर कौन सा क्राइम, इसमें कौन से ऑफेंसेस इसने करे हैं, हम इसको क्यों मांग रहे हैं। रीज़न साफ है कि इसने ये क्राइम किया है और हम इसको इसीलिए मांग रहे हैं, ठीक है। अब वो एक्स्ट्राडाइट हो गया, मान लो विजय माल्या इंडिया आ गया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया आप कहे अब भाई अब तो हमारे पास आ गया, अब तो हम इसको किसी भी चीज़ के लिए पनिश कर सकते हैं। नहीं, जो उसमें लिखा है उसी के लिए आप पनिश करोगे, अदरवाइज़ आप पनिश नहीं कर सकते हो। वो वाला जो कंट्री है जिसने आपको भेजा है, असाइलम स्टेट, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, आपको किसी भी तरीके से फिर वो प्रेशराइज़ कर सकता है कि देखो आपने हमारे लिए हमको ये बता के इस पर्सन को लिया था, अब आप किसी और ऑफेंस में इसको ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्दर प्रिंसिपल समटाइम्स, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। दिस प्रिंसिपल इज फ्रीक्वेंटली एम्बेडेड इन ट्रीटीज ऑफ एक्स्ट्राडिशन एंड इज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने भी इसे अप्रूव किया हुआ है कि हाँ भाई ऐसा तो चलेगा, क्योंकि आप बोलते किसी और चीज़ से हो और फिर आके आपने 50 और उस पर ऑफेंसेस लगा दिए बस, तो ऐसा नहीं होगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं इसमें। अब हम समझते हैं इसमें इंपॉर्टेंट केसेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ केसेस लाए क्योंकि केसेस तो यार बहुत सारे हैं। तो इंपॉर्टेंट केसेस, अबू सलेम। अब अबू सलेम का नाम आपने सुना होगा, कब? मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है, 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें अबू सलेम का नाम आया था, ठीक है। अब थोड़े से फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा अपना जो भी हम पढ़ने के पर्पज़ से बैठे हैं वो चीज़ें हैं, समझ लो। ये कौन था? अंडरवर्ल्ड डॉन था। अबू सलीम वॉज एक्स्ट्राडेटेड फ्रॉम पोर्टुगल टू इंडिया फॉर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस, ठीक है। ये पुर्तगाल भाग गया था, इंडिया के जैसी भी इंटेलिजेंस को सूचना मिली तो हमने उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा, ठीक है, सारा प्रोसेस हुआ होगा जो भी है, उसके बाद उसको भेज दिया गया इंडिया। अब इशू ये था कि वेदर इंडिया वायलेटेड द रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या किया, उसके ऊपर जो ऑफेंसेस हमने लिख कर भेजे थे कि इस ऑफेंस के लिए हम इसको मांग रहे हैं, हमने उसके अलावा भी उस पर ऑफेंसेस लगा दिए बियॉन्ड दोज एग्रीड अपॉन इन एक्स्ट्राडिशन। तो अब जजमेंट आई। अब जजमेंट क्या आई ज़रा वो देखो। जब ये पूरा केस हुआ, इंडियन कोर्ट्स अपहेल्ड प्रोसीडिंग बट रिस्ट्रिक्टेड चार्जेस टू दोज परमिटेड अंडर द ट्रीटी। जो भी फिर ट्रीटी में जो हमने बोला गया था, जिस एलिगेशन के लिए हमने उसे बुलाया था, एक्स्ट्राडाइट किया था इंडिया में, हमें वही चार्जेस रखने पड़े और बाकी उसके अलावा सब हटाने पड़े। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ स्पेशलिटी वहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया था अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड पोर्टुगल, ठीक है। तो ये केस है,
बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि चर्चित केस है, बॉम्ब ब्लास्ट केस है, बड़ा केस है, 1993 मुंबई का केस है। तो हमें पता है कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया पोर्टुगल से, फिर हमने जो फॉर्म में लिख के भेजा था उसके अलावा भी हमने चार्जेस लगा दिए। तो इंडिया ने क्या ब्रेक किया, रूल ऑफ स्पेशलिटी। कोर्ट की जजमेंट से ये साफ आया कि भाई देखो इंडिया ने फिर वो जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए उन्हें हटाना पड़ेगा, और फिर हमने हटा दिया और बस ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस है चार्ल्स सोबराज केस। अब ये केस भी बहुत अच्छा केस है। इसमें क्या हुआ था ज़रा देख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा साइड कर देते हैं। तो इस केस में क्या था, जो चार्ल्स सोबराज निकनेम बिकनीक्लेयर और सर्पेंट वाज अक्यूज ऑफ, इसने क्या किया था, मल्टीपल मर्डर्स किए थे। किसके, टूरिस्ट के मर्डर्स करता था, अक्रॉस एशिया में करे थे 1970s के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इसे इंडिया में पकड़ लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड इन इंडिया इन 1976 एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड अदर क्राइम्स। तो इसको इंडिया में पकड़ लिया गया 1976 में और इसको कन्विक्ट कर दिया गया किसके चार्जेस में, मर्डर चार्जेस में और अदर क्राइम्स के चार्जेस में। उसके बाद भाई ये तो बहुत सारे देशों से करके आया था ये सब काम अपने। इसको फ्रांस ने भी रिक्वेस्ट किया कि हमें इसका एक्स्ट्राडिशन दे दो फॉर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट फ्रेंच नेशनल्स। जो भी इसने फ्रेंच नेशनल्स के अगेंस्ट क्राइम किया है उसके लिए हम इसे पनिश करना चाहते हैं। ओके, लीगल इशू ये था कि क्या इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर सकता है वाइल ही वॉज ऑलरेडी फेसिंग ट्रायल एंड सर्विंग सेंटेंस इन इंडिया। इंडिया उसे कर रहा है, ट्रायल में है और वो सर्विंग सेंटेंस भी सर्व कर रहा है, तो क्या उस सिचुएशन में हम उसे एक्स्ट्राडाइट भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिड द पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन अप्लाई सिंस सम किलिंग वर लिंक्ड विद रीजनल अनरेस्ट था, क्योंकि रीजनल अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से, ठीक है, इसलिए उसने वहाँ पे किलिंग्स करी। क्या, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑफेंस में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी और पॉलिटिक्स की वजह से कुछ मर्डर्स हुए तो उससे उसको लिंक कर दिया गया। तो क्या यहाँ पे ये एक्सेप्शन लगता है कि नहीं कि पॉलिटिकल को एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा पॉलिटिकल क्राइम्स में। तीसरा लीगल इशू ये था कि कुड एक्स्ट्राडिशन बी डिनाइड इफ इंडिया क्लेम प्रायोरिटी जुरिस्डिक्शन। अगर इंडिया प्रायोरिटी जुरिस्डिक्शन मांगता है, क्या एक्स्ट्राडिशन को मना किया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे 3 लीगल इशू ये थे, लेकिन हुआ क्या ये समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, आउटकम ये निकला कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया इमीडिएट तो हम एक्स्ट्राडिशन करेंगे नहीं, सिंस ही वॉज ऑलरेडी सर्विंग हिज प्रिजन टर्म, ठीक है, वो यहाँ जेल में है, यहीं रहेगा, यहाँ से जैसे ही छूटेगा जो उसकी टर्म खत्म होगी फिर हम कर देंगे। एक्स्ट्राडिशन वॉज डिले अंटिल इज रिलीज। उसने 21 साल इंडिया में जेलों में रहा बिफोर बीइंग डिपोर्टेड टू फ्रांस इन 1997 में उसे कहाँ भेज दिया गया, फ्रांस में भेज दिया गया। उसके बाद वो फ्रांस ने उसे ट्रायल किया, वहाँ जेल में रखा। फिर क्योंकि उसने तो बहुत जगह क्राइम करे थे और बहुत सारे नेशनल्स के अगेंस्ट क्राइम करे थे, तो 2003 में उसको फिर नेपाल में पकड़ लिया गया, वहाँ ट्राई किया, वहाँ सेंटेंस दे दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर तो अब कहानी उसकी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या था, एक मल्टीपल स्टेज में एक्स्ट्राडिशन हुआ। कैसे हुआ, एक कंट्री ने पहले अपना पूरा कंप्लीट किया क्योंकि उसके नेशनल्स भी इंक्लूड थे, फिर दूसरी कंट्री का मौका आया, फिर तीसरी कंट्री का मौका आया, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्राडिशन ऐसे हो सकता है। उसके बाद एक और केस है जो कि काफ़ी अच्छा है, अभी ये ऑनगोइंग केस है, जूलियन असांज केस। अब ये विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज, नाम आपने सुना होगा, यूके यूएसए के बीच में, और ऑनगोइंग है, कोई जजमेंट नहीं आई है इसमें, ऑनगोइंग है। इसमें हुआ क्या था कि इनके ऊपर, जो विकीलीक्स के फाउंडर है जूलियन असांज, इनके ऊपर क्या लगा, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि इन्होंने पब्लिश करे थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स 2010 में इन्होंने लीक कर दिए। अब यूएस ने जासूसी का चार्ज लगा दिया और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट कंप्यूटर इंट्रूजन इन पे लगा दिया गया, और ठीक है, फिर ये कहाँ चले गए, यूके चले गए। असांज क्लेम्ड असाइलम इन इक्वाडोरियन एम्बेसी इन लंदन और ही वॉज अरेस्टेड इन 2019 बाय यूके अथॉरिटीज़, ठीक है। 2019 में यूके ने अरेस्ट तो कर लिया क्योंकि क्राइम तो करके आया था, लेकिन अपने पास ही रखा, एक्स्ट्राडिशन नहीं किया। अब लीगल इशू यहाँ पे ये था कि एक्स्ट्राडिशन वर्सेस पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन कैसे, जासूसी है। अब जासूसी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि किसके लिए क्या जासूसी है। कोई किसी के आप कोई बातें बता दो, हो सकता है उसको फ़र्क ना पड़े, पर किसी को फ़र्क पड़ जाए तो उसके लिए जासूसी है और किसी और के लिए नहीं है। तो एस्पाइनेज इज ऑफन ट्रीटेड एज अ पॉलिटिकल ऑफेंस, तो इसमें एक्स्ट्राडिशन को बार किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला लीगल इशू ये था कि यार जासूसी तो पॉलिटिकल ऑफेंस है। सेकेंड, ह्यूमन राइट का कंसर्न। असांज आर्ग्यूड, असांज ने कहा कि देखो अगर मैं यूएस चला गया तो मेरे साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा और अनफेयर ट्रायल होगा, इसलिए ह्यूमन राइट का कंसर्न है। कंसर्न अबाउट लॉन्ग टर्म सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन यूएस प्रिजन मुझे मिल सकता है, इसीलिए मुझे ना भेजा जाए। एंड तीसरा लीगल इशू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया पब्लिशिंग का डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है जर्नलिज्म करना, क्योंकि उनकी वेबसाइट थी जो कि खुलासे करती थी, तो उन्होंने जर्नलिज्म किया है, ना कि कोई भी क्राइम नहीं किया है। एंड इससे रेज हुआ क्वेश्चन, कैन विसल ब्लोइंग बी पनिश्ड एज अ क्राइम इंटेंशनली। अगर कोई किसी का खुलासे करता है, ठीक है ना, किसी ने कोई गलत काम किया, उसके विसल ब्लोइंग करता है, क्या उसको भी क्राइम माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके फैक्ट्स हैं। अब हुआ क्या है ज़रा वो देख लेते हैं। इसमें डेवलपमेंट्स अभी तक की ये है
कि 2021 में यूके कोर्ट इनिशियली ब्लॉक्ड एक्स्ट्राडिशन, मना कर दिया कि भैया हम नहीं भेज रहे, साइटिंग रिस्क ऑफ सुसाइड इफ हेल्ड इन ट्रैश यूएस प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, हो सकता है क्योंकि वो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इतनी बड़ी चीज़ है वो चलाता था, तो हो सकता है वो सुसाइड कर लें। उसके बाद यूके हाई कोर्ट ओवरटर्न एंड अप्रूव एक्स्ट्राडिशन आफ्टर यूएस गिव अश्योरेंस ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट। यूएस ने कहा हम कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप हमें एक्स्ट्राडिशन कर दो, तो यूके की हाई कोर्ट मान गई 2022 में। 23-24 पे ये हुआ कि असांज लीगल टीम कंटिन्यूज टू अपील इन यूके एंड एट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में वो अपील करते जा रहे हैं अभी भी, तो अपील इनकी पेंडिंग है। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, देखो, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड मॉडर्न एक्स्ट्राडिशन केस। सेकेंड इज बैलेंस करता है नेशनल सिक्योरिटी को और प्रेस की फ्रीडम को, कि प्रेस को कितनी फ्रीडम दी जाए और कहाँ से फिर नेशनल सिक्योरिटी शुरू हो जाती है कि भाई अब सारी चीज़ें अगर आपके हाथ लग गई तो आप लीक थोड़ी कर दोगे कि हम तो भाई पत्रकार हैं, हम तो सब चीज़ें छाप देंगे, नहीं यार, नेशनल सिक्योरिटी। टेस्ट करता है पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन इन मॉडर्न साइबर एस्पोनेज कंटेक्स्ट में, एंड हाईलाइट करता है हाउ ह्यूमन राइट्स लॉ, जो कि आर्टिकल 3 ऑफ ECHR में भी है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, फेयर ट्रायल राइट्स, कैन रिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्राडिशन, क्या वो रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है कि हाँ, अगर ह्यूमन राइट का कोई भी हवाला दे तो एक्स्ट्राडिशन रोका जा सकता है। जैसे विजय माल्या के केस में भी यूके ने इंडिया की कोर्ट से फ़ोटोज़ मंगवा ली कि आप फ़ोटोज़ दिखाओ अपनी कोर्ट, अपनी जेल्स की, जहाँ आप उसको रखने वाले हो विजय माल्या को, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो ये क्या है, ह्यूमन ट्रीटमेंट, ह्यूमन राइट्स का ही एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, इंडिया में भी होता है लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं है, वो तो उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी आप लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।